हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे कि बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो है गिवन है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। सेट ए गिवन है x is such that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 equals to 0। तो इस गिवन एक्सप्रेशन से हम लोग को पहले सेट ए को क्रिएट करना होगा। उसी तरह से सेट बी दिया गया है 2 4 6, सेट सी गिवन है 2 4 6 8 यानी सेट ऑफ इवन नंबर्स, और सेट डी है केवल उसमें एक ही एलिमेंट है 6। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है। तो सबसे पहले हम लोग सेट ए को नंबर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि सबसेट बताने में आसानी हो। सेट ए को हम लोग लिख सकते हैं, सेट ए में जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग को एलिमेंट्स मिल जाएगा सेट ए का, और फिर हम लोग सबसेट बता पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 को पहले सॉल्व करते हैं और इससे x निकालते हैं कितना होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय स्प्लिटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं x माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म से हम लोग x माइनस एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। इसको फर्दर लिखेंगे x माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x का हम लोग दो रूट निकाल सकते हैं यहाँ से हम लोग x इक्वल्स टू 6 लिख सकते हैं और सेकेंड रूट लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2। जब x माइनस 6 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 6, और उसी तरह से x माइनस 2 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो निकलेगा x इक्वल्स टू 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट ए में दो एलिमेंट हैं 2 और 6, और इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो सेट ए में जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसको हम लोग रिड्यूस करके एलिमेंट्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सेट ए इक्वल्स टू 2 और 6। अब सेट ए बी सी और डी हम लोग को पता है, अब हम लोग सबसेट बता सकते हैं कौन सेट किसका सबसेट है, ये आसानी से हम लोग बता सकते हैं। हम लोग इस तरह सभी सेट को पहले रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट ए 2 6, सेट बी गिवन है 2 4 6, सेट सी गिवन है सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8 और इन्फिनाइट नंबर्स। डॉटेड से शो कट किया गया है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये इन्फिनाइट एलिमेंट्स को बिलोंग करता है। और सेट डी इक्वल्स टू कितना है, केवल इसमें एक ही एलिमेंट है 6। सबसे पहले हम लोग सेट ए को चेक करते हैं। सेट ए जो है किसका किसका सबसेट हो सकता है, तो 2 और 6 कहाँ कहाँ मौजूद है, सेट बी में मौजूद है, सेट सी में मौजूद है। तो सेट ए जो है हम लोग लिख सकते हैं, सेट ए जो है सबसे पहले सबसेट किसका हो जाएगा, बी का, और सेट ए जो है वो सबसेट सी का भी होगा। ठीक है, 2 और 6 कहाँ कहाँ मौजूद है, बी में और सी में, और तो कहीं नहीं है, यहाँ पे केवल 6 है। तो सेट ए जो है वो बी और सी का सबसेट होगा। क्लियर है। अब सेट बी पे आते हैं। सेट बी में कितना एलिमेंट्स है, 2 4 6। अब 2 4 6 को ढूंढना है कहाँ कहाँ मौजूद है, तो इसमें तो नहीं है, इसमें है केवल। तो सेट बी जो है वो केवल सेट सी का सबसेट होगा। तो हम लिख सकते हैं सेट बी जो है वो केवल सेट सी का सबसेट होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेट सी पे। तो सेट सी जो है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये सारा एलिमेंट्स किसी और सेट में नहीं है, तो सेट सी जो है किसी का सबसेट नहीं होगा। अब आते हैं सेट डी पे। सेट डी में 6 है एलिमेंट केवल, तो 6 यहां पर भी मौजूद है, यहां भी, यहां भी। तो सेट डी जो है, सेट डी ये ए का भी सबसेट होगा, बी का भी सबसेट होगा और सी का भी सबसेट होगा।
ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। हम लोग को यही बताना था कि कौन सा सेट किसका सबसेट होगा। तो गिवन सेट्स में ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है सी का, उस तरह से बी भी सबसेट है सी का, और जो डी है वो तीनों का सबसेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में बच्चों गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग गिवन प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और ये बताना है हम लोग को पढ़ के कि ये प्रॉब्लम जो है इसको ट्रू कह सकते हैं या फिर इसको फॉल्स कह सकते हैं। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो दोनों ही तरफ से हम लोगों को प्रूफ करना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ x बिलोंग्स टू सेट A एंड A बिलोंग्स टू सेट B देन x बिलोंग्स टू B। ठीक है, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और उस एग्जाम्पल में सेट A को इस तरह से डिफाइन करते हैं, सेट A इक्वल्स टू, इसमें 2 एलिमेंट रखते हैं। केवल एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। सेट ए में हम लोग क्या क्या एलिमेंट्स रखे, 1 और 2। उसी तरह से सेट बी को डिफाइन करते हैं। सेट बी में हम लोग डिफाइन करते हैं 3, 4, और सेट ए को भी रखना है तो सेट ए को भी रख लेते हैं और इस तरह से इसको कर्ली ब्रैकेट्स में बंद करते हैं, क्योंकि ए जो है बी को बिलोंग करता है, यानी ए इसमें मौजूद है तो सेट के रूप में मौजूद होगा 1, 2। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इफ x बिलोंग्स टू a, मान लेते हैं कि जो एलिमेंट 2 है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, x। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 जो है वो x के जगह पे है, x का वैल्यू कितना है 2। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर x a में मौजूद है तो यहाँ भी मौजूद होगा सेट b में भी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ये सेट के रूप में मौजूद है। 1, 2 क्या है, सेट है यहाँ पे, और ये सेट के रूप में यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ 2 किसके रूप में मौजूद है, एलिमेंट के रूप में। और ऐसा एग्जांपल हम लोग देखे भी है प्रीवियस एग्जांपल्स में, प्रीवियस एक्सरसाइज में देखे हैं कि जब यहाँ पे 2 है और यहाँ सेट के रूप में 1 और 2 है, दोनों अलग अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फॉल्स। अगर 2 जिस रूप में यहाँ दिया गया है एलिमेंट के फॉर्म में, यहाँ भी 2 अगर अलग से 4 है यहाँ पे, 4 की जगह पे 2 होता तो हम लोग ट्रू मानते हैं इस स्टेटमेंट को, लेकिन यहाँ ये सेट के रूप में दिया गया है और यहाँ एक एलिमेंट के रूप में दिया गया है, इसलिए दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है, इफ सेट A इज सबसेट ऑफ B and B belongs to C, then A also belongs to C। ठीक है, तो सेट A को सबसे पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स साबित करना है तो कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करना होगा। तो सेट A को हम लोग मान लेते हैं 1, 2। ज़्यादा एलिमेंट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है। सेट B को क्या मानते हैं, 2, 3, 4, 1। इस तरह से क्रिएट करेंगे हम लोग एग्जाम्पल, ताकि A सबसेट है B का, यानी 1 और 2 यहाँ मौजूद होना चाहिए, तो 1 और 2 यहाँ पे है, तो हम लोग कहेंगे कि A सबसेट है B का, तो यहाँ लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग एग्जाम्पल भी वैसे ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, एंड B बिलोंग्स टू C। अब B बिलोंग्स टू C कहने का मतलब है कि एक और C एग्जिस्ट कर रहा है सेट, और इसमें हम लोग लिख लेते हैं 5, 6, और इन सभी सेट्स को लिख सकते हैं 2, 3, 4, 1। ये सेट के रूप में है यहाँ, और ये इस तरह से हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में सेट C को बंद किए। तो क्वेश्चन में कहा गया है देन A ऑल्सो बिलोंग्स टू C। तो A जो है ये भी बिलोंग करता है C को। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि A जो है यहाँ पे सेट के रूप में यहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 जो मौजूद है, ऐसा हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है।
1 और 2 को इस फॉर्म में होना चाहिए था, 5 6 जिस तरह से लिखा गया है एलिमेंट्स के फॉर्म में उस तरह से होना चाहिए था, इस ब्रैकेट के बीच में नहीं होना चाहिए था। ये सेट के रूप में दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको फॉल्स मानेंगे। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। सेट सी में अगर ऐसा होता, सेट सी इक्वल्स टू 1, 2, 5, 6 और सो ऑन होता है इस तरीके से, तो हम लोग बोल सकते थे कि सेट ए जो है, सेट ए का जो एलिमेंट्स है 1 और 2 यहाँ मौजूद है। अगर सेट ए को बिलोंग करना था सेट सी को तो इस तरह से होना चाहिए था 1 2। ठीक है। ए जो है इस तरह से सेट सी में अगर रहा सेट के फॉर्म में, तो हम लोग कहेंगे कि ए बिलोंग करता है सी को, अदरवाइज ये फॉल्स है। यहाँ पे तो 1 2 3 4 ये सभी एक सेट का हिस्सा है, और वो सेट क्या है, बी का। बी बिलोंग करता है सी को, ना कि ए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी देन ए इज सबसेट ऑफ सी। प्रॉब्लम नंबर 3 में अगर हम लोग एग्जाम्पल क्रिएट करें कि सेट ए को हम लोग 1, 2 मान लें, सेट बी को 1, 2, 3 मान सकते हैं, इसलिए कि सेट ए के एलिमेंट्स को यहाँ मौजूद होना है, क्योंकि सेट ए सेट बी का सबसेट है, गिवन है। और सेट सी जो है इसमें 1 2 4 3 5 ऐसे एलिमेंट्स को लेंगे जिससे बी सबसेट हो जाए सी का, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि क्या ए सबसेट है सी का, तो 1 2 यहाँ मौजूद है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए सबसेट है सी का। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इस तरह से मौजूद होना चाहिए। जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो ए का एलिमेंट्स 1 2 है, तो यहाँ 1 2 एलिमेंट्स के रूप में मौजूद है। ठीक है। तो ए सबसेट है सी का, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 में बच्चों गिवन है इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी देन ए इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ सी। इसमें क्या गिवन है कि एक एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट करते हैं इसको समझने के लिए। अगेन सेट ए को हम लोग क्या मानते हैं, 1 और 2। आसानी के लिए स्मॉलर एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग। सेट बी को हम लोग 3 और 4 मान लेते हैं, इसलिए कि ए सबसेट बी का नहीं है। ए जो है वो सबसेट बी का नहीं है, यानी ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसी तरह से सेट सी भी मानना है, हम लोग मान लेते हैं 5 और 6 7 इस तरह से, ताकि बी भी सबसेट नहीं हो सी का, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि क्या ए सबसेट नहीं है सी का, मतलब ए जो है ए भी सबसेट नहीं होगा सी का, ये प्रूफ करना है कि ये बात सही है या गलत है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखें ए और सी पे हम लोग को ध्यान देना है ताकि इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल पाए। तो यहाँ पे देख के तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि सेट ए जो है 1 2 है और यहाँ 5 6 7 है, तो यहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं कि सेट ए जो है सी का सबसेट नहीं होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इस सी में ये एलिमेंट्स ना हो के ये भी हो सकता है 1 और 2, ऐसा होगा, क्योंकि ये कंडीशन हम लोग को बताना है कि क्या ए सबसेट नहीं है सी का, और ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि बी का जो एलिमेंट्स है 3 4 यहाँ मौजूद नहीं है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए एक ऐसा सेट तो एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें सेट ए का एलिमेंट्स हो यहाँ पे। अब तो सेट ए सबसेट हो गया सी का, तो दोनों ही एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम लोग जो गिवन एग्जाम्पल है, जो गिवन एक्सप्रेशन दिया गया है उसको फॉल्स मानेंगे, वो हमेशा सही नहीं है। यहाँ पे तो ये ट्रू हो गया, ए सबसेट है सी का। तो हम लोग गिवन जो स्टेटमेंट जो दिया गया था कि ए सबसेट नहीं है सी का, ए जो है
सबसेट नहीं है सी का, ये मतलब वो यूनिवर्सली मान के चल रहा है कि हमेशा सही होगा, तो ये क्या होगा, फॉल्स। यहाँ तो ट्रू हो गया, 1 और 2 यहाँ मौजूद है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा ये। तो हम लोग जब भी एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे हम लोग ट्रू और फॉल्स आसानी से साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में बच्चों गिवन है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो इसको सेट a को पहले हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। सेट a इक्वल्स टू 1 2 3 और एक सेट b मान लेते हैं हम लोग 4 5 6, इस तरह से। क्योंकि प्रॉब्लम में गिवन है कि a सबसेट नहीं है b का, तो a का एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि a सबसेट नहीं है b का। तो अलग अलग हम लोग एलिमेंट्स मान लेते हैं, तो इस तरह से कंडीशन फुलफिल हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इफ x बिलोंग्स टू a, मान लेते हैं कि इसमें से x जो है 2 है। x यानी क्या, एलिमेंट का बात किया जा रहा है, तो x क्या है, 2 है मान लेते हैं। 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर x बिलोंग करता है a को, यहाँ पे है 2 जो है किसको बिलोंग कर रहा है, सेट a को, तो क्वेश्चन में प्रूफ करना है देन x बिलोंग्स टू b, तो x इसको भी बिलोंग करेगा। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये सबसेट नहीं है इसका, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका जो एलिमेंट हम लोग चुनते हैं वो इसको भी बिलोंग करे। तो x इसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है। और दूसरा ये भी कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग अगर इस तरह से अगर 2 को मेंशन कर ले, फॉर एग्जांपल 2 को मेंशन कर ले, तो कंडीशन तो फुलफिल होने वाला है कि ए सबसेट नहीं है बी का। अभी भी सबसेट होने के लिए 1 2 3 तीनों को होना चाहिए, लेकिन कोई एक एलिमेंट को यहाँ पे हम लोग रख दें तो उससे सबसेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, और प्रीवियस केस में देख रहे थे कि x यहाँ मौजूद नहीं है और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ मौजूद है, यहाँ पे नहीं था। इसका मतलब है कि वो जो गिवन एक्सप्रेशन है प्रॉब्लम में जो दिया गया है कि इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज सबसेट नॉट अ सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फॉल्स। ठीक है, ट्रू होने के लिए सभी एग्जाम्पल में ट्रू होना चाहिए और फॉल्स होने के लिए सभी में फॉल्स होना चाहिए। कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। यहाँ काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट हुआ कि x यहाँ मौजूद है तो यहाँ मौजूद है, अगर x को यहाँ से हम लोग रिमूव कर दें तो भी ये तो कंडीशन फुलफिल होता है, तब तो फॉल्स हो गया ये बात। और क्वेश्चन कह रहा है कि x b को भी बिलोंग करेगा, अगर ऐसा कंडीशन है तो x b को तो बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2 नहीं है, प्रीवियस केस में था। तो इस तरह से हम लोग काउंटर एग्जाम्पल के हेल्प से स्टेटमेंट को फॉल्स या ट्रू साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में बच्चों दिया गया है, इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो पहले हम लोग क्वेश्चन में एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें गिवन है a सबसेट है b का। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू अगेन 1 2, और सेट बी का सबसेट क्रिएट करना है हम लोग को ए को, तो यहाँ भी हम लोग मान लेंगे कि 1 2 3 4 ये सेट बी है। तो सेट ए यहाँ पे सेट बी का सबसेट हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो सेट ए सेट बी का सबसेट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जैसे सपोज 5, ठीक है, 5 इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, एलिमेंट एक्स। ये क्या बी में मौजूद है, नहीं है। तो इस पार्ट में कहा गया है कि अगर सेलेक्टेड एलिमेंट जो है एक्स बी को बिलोंग नहीं करता है तो वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो सेलेक्टेड एलिमेंट अगर हम लोग 5 लेते हैं तो ये ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, और ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल है भी नहीं जिससे हम लोग इस चीज़ को गलत साबित करें। तो ये क्या मानेंगे, इसको हम लोग ट्रू। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि
बी के एलिमेंट में से हम लोग को एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये कहा गया है कि एक्स जो एलिमेंट है वो बी में नहीं होना चाहिए था। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इस तरह से कहा गया है। सॉरी, एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये जो नंबर 5 है यहाँ बी को बिलोंग नहीं करता है, तब इस केस में जो एक्स है इसको भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। अगर एग्जाम्पल में ऐसा दिया होता कि x बिलोंग्स टू बी, तो x बिलोंग कर रहा है b को, तो कोई एक एलिमेंट हम लोग उठा सकते थे, मान लो 2 ही उठाते, इसको x मानते, तो 2 तो यहाँ मौजूद था, तो उस केस में हम लोग फॉल्स भी बोल सकते थे जब x बिलोंग करेगा b को। और उसी तरह से हम लोग अगर 4 को अगर पिक करते तो 4 यहाँ मौजूद नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग काउंटर एग्जाम्पल देके उस चीज़ को ट्रू या फॉल्स साबित कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे केस जस्ट रिवर्स है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हम लोग को पिक करना है वो बी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 को छोड़ कोई और नंबर हो सकता है, तो हम लोग 5 नंबर लिए और फिर वहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए में वो मौजूद नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में गिवन है लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स such that A union B equals to A union C and A intersection B equals to A intersection C. Show that B equals to C. तो यहाँ पे हम लोग इस बात को प्रूव करने के लिए कि सेट B और C इक्वल होगा, एक एग्जांपल हम लोग को क्रिएट करना होगा। सपोज सेट A को हम लोग 1 2 ये मान के चलते हैं, सेट B को 3 4 5 मान के चलते हैं और सेट C को 6 7 ये मान के चलते हैं। अभी के लिए हम लोग सेट A B C इस तरह से हम लोग डिफाइन किए हैं। B और C इक्वल होगा, ये हम लोग लास्ट के स्टेप में समझेंगे कैसे। अब हम लोग जैसा प्रॉब्लम में कहा गया है उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। A यूनियन B, फर्स्ट स्टेप में क्या दिया गया है? A यूनियन B। जब A यूनियन B करेंगे, A यूनियन B करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये A यूनियन B हो गया। ये बराबर है A यूनियन C के 1 2 6 7। A यूनियन C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 2 6 7, ऐसा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब क्वेश्चन में कहा गया है कि A यूनियन B A यूनियन C के बराबर है, तो यहाँ पे तो बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि A यूनियन C में केवल 1 और 2 एलिमेंट्स केवल मैच कर रहा है, 6 7 तो है ही नहीं। तो हम लोग 3 4 5 जब तक यहाँ नहीं लिखेंगे ये दोनों इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है कि सेट C में जो हम लोग एलिमेंट्स चुने हैं वो क्या होना चाहिए? 3 4 5। जब 3 4 5 एलिमेंट होगा तब हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस चीज़ को, तब ये हो जाएगा 3 4 5। अब A यूनियन B A यूनियन C के बराबर हो गया, तो ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि A इंटरसेक्शन B करेंगे तो वो A इंटरसेक्शन C के बराबर होना चाहिए। तो A इंटरसेक्शन जब यहाँ B करेंगे, A इंटरसेक्शन B, तो ये क्या मिलेगा? एक नल सेट, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। उसी तरह से जब A इंटरसेक्शन C करेंगे तो ये क्या मिलेगा? एक नल सेट। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो इन दो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए B और C को एक होना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि B और C इक्वल होगा, हेंस B इक्वल्स टू C प्रूफ। ये होना ही होगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो A यूनियन B A यूनियन C के बराबर नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे देखे थे, अगर सेट C को कुछ अनदर एलिमेंट मानते तो ये दोनों बराबर नहीं होता।
और जब बराबर करेंगे 3 4 5 लेके तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और भी अलग तरह का एग्जाम्पल लेके हम लोग फाइनली देख सकते हैं कि बी और सी बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 5 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।